ओके। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं ये यूनिट 3, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। आपको बता दूं कि ये इग्नू एमकॉम का अंडर में जो MCO 1, ये ऑर्गेनाइजेशन थियोरी एंड इट्स बिहेवियर, इसका हेडिंग है। अंडर दैट ये यूनिट 3 चल रहा है। मीन्स ब्लॉक 1 में यूनिट 3, ब्लॉक 1 में टोटल 3 यूनिट है, जिसका कि थर्ड यूनिट ये चल रहा है। ओके। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट चीज़ों पे बात कर चुके हैं। नाउ हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और साथ में इसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में भी। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, 19 पेजेस हैं, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ताकि ये हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बैठ जाए। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को फटाफट देख लेते हैं। ओके। यहाँ पे 3.1 में ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस यूनिट को पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा होगा हमें। उसके बाद 3.1 इंट्रोडक्शन, 3.2 कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 3.4.1 जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, एडेप्टिव स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल मतलब काम के हिसाब से, डिविजनल मतलब डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से, एडेप्टिव मतलब एडाप्टेशन टू द सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। 3.5 में डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डायमेंशंस को देखेंगे यहाँ पे। 3.6 ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। अब इसमें से सब जो आपका स्ट्रक्चर है 3.6.1, वहाँ पे क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। 3.6.2 अल्टरनेट डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। 3.6.3 में ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैकेनिस्टिक डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। फिर 3.7 में ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात करेंगे। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस कितना है और कैसे है। उसके बाद लास्ट में 3.8 में सम अप कर देंगे पूरे के पूरे यूनिट को। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको हर बार जैसे आप मैं फिनिश करूंगा तो लेटेस्ट सम अप तो आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। देन 3.9 में आपका रह जाएगा कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू द इंटायर आपका जो यूनिट है, उसमें जितने भी कीवर्ड्स, मतलब कि इन सारे वर्ड से ही सारी चीज़ें रेगुलेट हुई है यहाँ पे इस यूनिट में। तो उसके शॉर्ट डेफिनेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, एंड देन वी आर स्टार्टिंग 3.1 ऑब्जेक्टिव्स। इसके पढ़ने के बाद क्या होगा, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, आप में पावर आ जाएंगे, सुपर पावर्स। किस काम के सुपर पावर्स? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप डिस्कस कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। एनालाइज द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके डायमेंशंस को भी एनालाइज कर पाएंगे। डिस्कस द मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, अब ऊपर लेके आ जाते हैं इसको। डिस्कस द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के मॉडल को भी डिस्कस कर पाएंगे हम। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जो डिटर्मिनेंट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स के, इफेक्टिवनेस के, उसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। अब यहाँ पे अब इस यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी छोटा है, प्रीवियसली आप 1 एंड 2 में देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे छोटा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट छोटा होने वाला, क्योंकि 19 पेजेस है तो 19 पेजेस पिछले यूनिट में 23 पेजेस था, वैसे ही उसके पिछले यूनिट में भी था। तो यूनिट लमसम में है, बट इंट्रोडक्शन छोटा है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन होता ही है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म तो हो गई। दीज एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कोऑर्डिनेटेड, ये एक्टिविटी जो है कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिजाइंड फॉर डिवीजन ऑफ टास्क, grouping of activities and coordinating and controlling the tasks of the organization। जो काम हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अच्छी तरह से डिवाइड हो लोगों के बीच में, और उसके ग्रुप्स बनाए जाए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो टास्क का है वो हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है,
इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। द डिटेल स्टडी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं इसके, उसका स्टडी करना, उसके डायमेंशंस को जानना, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सिंपली, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप एक इफिशिएंट और स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकें। वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, वेल डिजाइंड होता है, तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये फैसिलिटेट्स करता है, मतलब एड ऑन होता है। ओके, इन दिस यूनिट यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को जानेंगे, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे किसके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। यू विल फर्दर लर्न द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। ठीक है, डायमेंशंस को भी समझ पाएंगे आप स्ट्रक्चर के, एंड इसके डिफरेंट मॉडल्स जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के, उसको भी जान पाएंगे। यू विल बी फैमिलाइज विथ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जो डिटर्मिनेंट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के, उससे भी फैमिलाइज हो जाएंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। 2.2 में कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंसेप्ट के बारे में, मतलब कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं अपना। ठीक नहीं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मे बी डिफाइंड एज द स्टेबलिस्ट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। Organization structure is, in this sense, refers to the network of relationships among individual and the positions in an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफरेंट पीपल के बीच में, डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में जो एक नेटवर्क तैयार होता है रिलेशनशिप्स का, वो दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन दिस सेंस, इस सेंस में। ओके, अब जेनिफर एंड गैरेथ have explained or defined organizational structure as the formal system of task and reporting relationships that controls, coordinate and motivates employees so that they cooperate and work together to achieve the organizational goal। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बोला क्या, टास्क एंड सिस्टम ऑफ टास्क एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। डेफिनेटली जब आपके सुपीरियर जो है ऑर्गेनाइजेशन में, ही गिव्स यू सम टास्क, then you should give the feedback, you should report back whether the task has been performed, why this has not been performed and what was the actually outcome। ठीक है, उसका तो कोऑर्डिनेट करना है। वापस से मान लीजिए कि आपसे टास्क नहीं हुआ, ठीक है, आप डिमोरलाइज हैं या क्या है, वो जानना है, उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को। जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे एम्प्लॉयज़, उतना ही अच्छे से काम करेंगे, उतना ही अच्छा आउटपुट आ पाएगा। तो ये कोऑपरेशन जो है एम्प्लॉयज़, सो दैट द कोऑपरेशन एंड वर्क टुगेदर। ओके, एक साथ काम करें और कोऑपरेट करें आपके साथ, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएं। अब देखिए, इन फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। तो सच्चाई में बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब करता है। जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग हैव स्केलेटन्स दैट डिफाइन देयर पैरामीटर्स, ऑर्गेनाइजेशन हैव स्ट्रक्चर दैट डिफाइन दिस। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन को ले लें, तो ये हमारे पैरामीटर्स को डिफाइन करता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। इट इज लाइक द आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ बिल्डिंग। ये समझिए कि आप एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल प्लान है कि कहाँ पे क्या चीज़ होगा और किस चीज़ का क्या काम होगा। ओके, तो ये इसी तरह से है। जस्ट एज द आर्किटेक्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, स्पेस, स्पेशल फीचर्स नीडेड एक्सेट्रा while designing the good structure, the managers too must look into factors like benefits of a specialization, communication problems in creating authority levels, etc. before designing the organization structure. Moving forward,
Now let us know the manager determines the work activities to get the job done. Okay, तो वर्क एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं हु मैनेजर्स फॉर व्हाट टू गेट द जॉब डन. राइट्स जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं. एंड ऑर्गेनाइजेस पीपल इनटू ग्रुप्स, और लोगों को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड असाइन देम टू सुपीरियर्स, और उनके सुपीरियर्स को असाइन करते हैं कि भैया ये आपके ऊपर होंगे. ओके, he fixes goals and deadlines and establishes standards of performance. स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, काम करना ही नहीं होता है, उसके स्टैंडर्ड्स भी सेट करने पड़ते हैं. एंड आपको गोल्स दिया जाता है ना डेडलाइन के साथ में. ओके, ऑपरेशंस आर कंट्रोल थ्रू अ रिपोर्टिंग सिस्टम. एक रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू जो होता है वो ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है. द होल स्ट्रक्चर टेक्स द शेप ऑफ अ पिरामिड. पूरे स्ट्रक्चर जो है एक पिरामिड का शेप लेता है. ओके, पिरामिड आपने देखा होगा, टॉप में जो होता है सेंटर, टॉप का जो पॉइंट होता है दैट इज वेरी वेरी शार्प. एंड इफ यू आर गोइंग डाउन, ठीक है, इट इज वाइड. द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन implies द फ्लोइंग थिंग्स. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं. द फॉर्मल रिलेशनशिप्स विथ वेल डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं जिसमें कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं. द हायरार्किकल रिलेशनशिप्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बिटवीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हायरार्की मीन्स कि अप एंड अप एंड अप एंड अप, ऐसा रिलेशनशिप, अप एंड डाउन रिलेशनशिप जो है आपके, ठीक है, वो भी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में होते हैं. द टास्क और एक्टिविटी assigned to different persons and the departments. तो टास्क और एक्टिविटी डिफरेंट पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस को असाइन किए जाते हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज, ठीक है, और उन टास्क एंड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी किया जाता है. अ सेट ऑफ, अब यहाँ देखिए, a set of policies, procedures, standards and methods of evaluation of performance which are formulated to guide the people and their activity. ठीक ना, यहाँ पे ये भी देख लिया आपने. The arrangement which is deliberately planned in the form in the formal structure of organization, but actual operation and behavior of the people are not always governed by the formal structure of relations. Thus, the formal arrangement is often modified by social and psychological forces, and operating a structure provides the basis for the organization. अब यहाँ देखिए साइनिफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साइनिफिकेंस क्या है? ओके, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द फॉलोइंग वेज. ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्मूथ फंक्शनिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन के, और इन सारे पॉइंट्स को देख के आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट, क्लियर कट ऑथोरिटी रिलेशनशिप. Organization structure allocate authority and responsibility. It specifies who is to direct whom and who is accountable for what results. The structure helps an organization members to know what is his role and how does it relate to other role. ठीक है, अब देखिए इसमें कि क्लियर कट अथॉरिटी बोले कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और आपको कितने अथॉरिटी दिए गए, ये पूरा का पूरा एलोकेट किया जाता है इसके थ्रू, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू. अब यहाँ पे क्या है कि कौन किसको डायरेक्शन देगा और कौन किससे डायरेक्शन लेगा, ठीक है, ये भी फिक्स कर दिया जाता है. और मेंबर्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स होंगे ये भी डिटरमाइन किया जाता है. अब यहाँ देखिए पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड पॉइंट, organizational structure provides the pattern of communication and coordination. By grouping activities and people, structure facilitates communication between people centered on their job activity. People who have joint problem to solve often need to share information. Okay, तो इसमें क्या होता है कि why the communication is there? Communication is there to share the information. तो क्या होता है कि ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं
और सब लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सपोज एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल ऑलवेज बी नीडिंग सम मनी टू प्रोड्यूस, टू परचेज समथिंग, and the money recovered from the sales will be deposited again to फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इस चीज़ के लिए क्या है, कम्युनिकेशन तो जरूरी है ना, कितना पैसा चाहिए आपको, कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। एंड इवन ठीक है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इटसेल्फ, ठीक है इन डिपार्टमेंट और इन ग्रुप कम्युनिकेशन भी टेक होंगे। लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स। Organizational structure determines the location of centers of decisions making in the organization. A departmental store, for instance, may follow a structure that leaves pricing, sales, promotion, and other matters largely up to the individual departments to ensure that the various department conditions are considered. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लोकेशन और डिसीजन सेंटर्ड, ठीक है, डिसीजन कहाँ से पे आएंगे उस चीज़ का, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे डिटरमाइंड होता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर कहीं पे है तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अपने पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की, डिसीजंस लेने की अथॉरिटी देनी चाहिए और दी जाती है, क्योंकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं डिफरेंट सिचुएशंस में हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, ठीक है। तो दैट इज कंसिडर्ड मोर रीजनेबल if they are making or formulating their promotions and sales policies. Then comes the proper balancing. Organization structure creates the proper balance and emphasizes on coordination of group activity. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करता है और एम्फेसाइज करता है ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। Those more critical aspects for the success of enterprise may be given higher priorities in the organization. ठीक है, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स फॉर द सक्सेस को इंटरप्राइज में काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर इंस्टेंस might be signaled out for reporting to the general manager on the managing director of the company. Activities of comparable importance might be given roughly equal levels in the structure to give them equal emphasis. Understood? Okay. Stimulating creativity. Sound organization structure stimulates creativity, creative thinking, and initiative among organizational members for providing well-defined patterns of authority. Everybody knows the area where he specializes and where his efforts will be appreciated. So initiatives, when people takes the initiatives, when he is appreciated for taking initiatives. So a sound organization structure stimulates the creative thinking and the initiatives, okay, among the organization members. Encouraging growth. An organization structure provides the framework within which an enterprise functions. If it is flexible, it will help in meeting challenges and creating opportunities for growth. ठीक है, if it is flexible, then it will definitely help करेगा, लोगों के बीच में opportunities देगा growth के। A sound organizational structure facilitates growth of enterprise by increasing its capacity to handle increased level of activities. ठीक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है, ठीक ना, वो भी फैसिलिटेट करता है कि इंटरप्राइज को, एक इंडिविजुअल को ग्रोथ तो होगा ही होगा, ठीक ना, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। एंड एक इंटरप्राइज को भी हेल्प मिलेगा ताकि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। अ साउंड, यहाँ पे देख सकते हैं, a sound organizational structure which is adaptable to the change can make the best possible use of latest technology. It will modify the existing pattern of authority relationships in the wake of technological improvement. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस को अडेप्ट करना काफ़ी आसान होता है एंड एटलीस्ट पॉसिबल होता है। इन शॉर्ट, छोटे में कहें तो एग्जिस्टेंस ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर बेटर मैनेजमेंट। एग्जिस्टेंस मतलब होना, ओके, बेटर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ओके, proper designed properly designed organization can help in improving teamwork, टीम वर्क को करने में हेल्प कर सकते हैं properly designed organizations, and productivity by providing a framework within which the people can work together more efficiently। और प्रोडक्टिविटी, वही प्रोडक्टिविटी मतलब एक इम्प्रूविंग टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क को भी इम्प्रूव करेंगे एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। कैसे? बाई प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क, जैसे आपका शरीर का ढांचा है वैसे एक फ्रेमवर्क दे देंगे विद इन विच पीपल कैन वर्क टुगेदर मोर इफिशिएंटली। ओके, बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर सकते हैं वहाँ पे। Therefore, an organizational structure should be developed according to the needs of the people in the organizations। उन लोगों को कंसिडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे ही डेवलप होना चाहिए। अब देखिए 2.3 अब शुरू करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द डिवीजन ऑफ टास्क। Grouping of activities, coordinating of activities, and the overall accomplishment of tasks. Since organizational structure relates to relatively stable relationships and process of organizations, all influencing factors must be analyzed for the designing of the organizational structure। तो जो भी influencing factors हैं उनको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता है यहाँ पे टू डिजाइन अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टिपुलेट्स हाउ टास्क्स आर टू बी एलोकेटेड। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज बताता है कि टास्क कैसे एलोकेट किए जाएंगे, हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एंड द फॉर्मल कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म, और फॉर्मल कोऑर्डिनेटिंग जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको उसके बारे में, एंड इंटरेक्शन पैटर्न दैट विल बी फॉलोड, और इंटरेक्शन एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होगा, उस पैटर्न किस तरह का पैटर्न फॉलो होगा। जॉन इवानसेविच and Michael Matteson have also expressed the same view and advocated that managers are required to take following 4 decisions for designing organizational structure। Understood? तो 4 चीजें यहाँ पे, 4 डिसीजंस लेने की आवश्यकता है यहाँ पे। डिवीजन ऑफ ओवरऑल टास्क इनटू स्मॉल जॉब्स। ठीक है, ओवरऑल टास्क को, बड़े टास्क को छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर देना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमॉन्ग जॉब्स, उन जॉब्स में भी अथॉरिटी देना, ऑथराइज करना है उनको कि भाई साहब ये अथॉरिटी आपके पास रहेगी, बेसिस बाय विच द इंडिविजुअल जॉब्स आर टू बी ग्रुप टुगेदर। ठीक है, तो इंडिविजुअल जॉब्स को कैसे ग्रुप टुगेदर किया गया है उसकी बेसिस तैयार करनी है। द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग इन टू इच सुपरवाइजर। ठीक है, आपने स्पैन ऑफ अथॉरिटी देखा था वहाँ पे, वही सेम चीज़ यहाँ पे देखना है, क्योंकि दैट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब कि इतने लोग एक सुपरवाइजर के अंडर में काम कर सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। अब अलग से चारों को डिस्कस करते हैं बढ़िया से डिटेल में यहाँ पे। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ emphasizes on the division of labor in his celebrated work wealth of a nation। एडम स्मिथ ने जोर डाला है ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, किस कहाँ पे जोर डाला है, वेल्थ एंड नेशन, उनका सेलिब्रेटेड वर्क था, मीन्स की काफ़ी चर्चित, बहुत चर्चित एंड ठीक है लोगों के द्वारा इंजॉय किया गया काम जो है उनका लिखा हुआ बुक वेल्थ ऑफ नेशन में। इन अर्ली 20th century Henry Ford used assembly line operations for manufacturing automobiles। ठीक है, असेंबली लाइन ऑटोमेशन के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने बात किया था।
He designed a specific repetitive task to each work. हर आदमी को एक रिपीटेटिव टास्क असाइन किया. द होल टास्क, ऊपर ले लेते हैं, द होल टास्क वर ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, और उन सारे टास्क को भी स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया. मीन्स कि कोई शू मेंडिंग या बेंडिंग कंपनी है, जो भी शू बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई सोल बना रहा है तो सोल ही बनाएगा. शू अल्टीमेटली एज ए टोटल एक्टिविटी कि शू प्रोडक्शन करना है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ शू, ठीक नहीं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन. तो अब उसका जो सोल है ना, वो इतने सारे लोग बनाएंगे. ठीक है, फिर उसका जो अपर पोर्शन है वो इतने लोग करेंगे, जो कटिंग करना है वो इतने लोग करेंगे. ऐसे करके उसको डिवाइड कर दिया गया. Each step was required to be completed by separate individual. ठीक है, thus the individual attend specialization in performing that particular activity. ठीक है, इसलिए इंडिविजुअल को काफ़ी स्पेशलाइजेशन आ गया उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को करने में. द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बिन यूजिंग द वर्क स्पेशलाइजेशन एक्सटेंसिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा काम कर रहा है. The division of labor which results in work specialization provide following benefit to the organization. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर जो कि वर्क स्पेशलाइजेशन में मतलब अल्टीमेटली फॉल करता है एंड या प्रमोट करता है उस चीज़ को. ठीक ना, विच इज़ बेनिफिशियल, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ देखिए, The performance of a specialized job enhances the work efficiency. Specialized job देंगे तो उसकी work efficiency, जो जिस चीज़ के लिए specialized है वो काम करेगा तो ज़्यादा efficiently काम करेगा. Well understood है. Hence the employee's skills can be used in most efficient way. ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ का जो स्किल है काफ़ी इफिशियंट वे में यूज़ किया सकता है. सिंस द वर्क साइकिल ऑफ जॉब आर वेरी शॉर्ट. वर्क साइकिल काफ़ी छोटा होता है. द वर्कर कैन अटेन परफेक्शन ऑन द जॉब क्विकली. छोटा सा मतलब जॉब साइकिल, उसमें स्पेशलाइज्ड होना है, तो वर्कर्स क्या है काफ़ी जल्दी ही क्विकली जॉब परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन अटेंड कर लेते हैं. इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक ना, काफ़ी इन्हांस हो जाती है. द वर्कर्स कैन बी ट्रेंड ईजिली टू परफॉर्म द रिपीटेटिव टास्क. उन रिपीटेटिव टास्क को काम करने के लिए वर्कर्स काफ़ी ईजिली ट्रेन किए जाते हैं. द ट्रेनिंग कॉस्ट आर रिड्यूस. छोटा सा चंक ऑफ वर्क है ना, स्पेसिफिक टुकड़ा जो है छोटा सा, उसको सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग कॉस्ट भी है काफ़ी कम होता है. मीन्स घंटे 2 घंटे में आप उस काम को सिखा सकते हो एंड 2-4 दिन में वो स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं उसमें. इट इज़ ईजियर टू मैच वर्कर्स विद अ स्पेसिफिक जॉब स्किल. ठीक है, डिस्पाइट दिस बेनिफिट्स द डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी है इस चीज़ का. सबसे पहले देखिए, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स. हर जगह नहीं यूज हो सकता. इट मे लीड टू मोनोटोमी एंड बोर्डम. लोग बोर हो जाएंगे एक ही काम को करते करते. ठीक है, इट फोकसेस ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एंड अंडर एस्टिमेट्स द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स. तो फिजिकल एस्पेक्ट्स तो देख रहे हैं आप, लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है इस चीज़ को, यह स्ट्रक्चर. द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ अ डिवीजन ऑफ लेबर ओवरसो द नेगेटिव फीचर्स. तो पॉजिटिव फीचर्स जो हैं, ठीक है, वो नेगेटिव फीचर्स को थोड़ा दबा देते हैं. हैंस द वर्क स्पेशलाइजेशन, ओके, has been widely used as an important means of enhancing productivity in the organization. तो इसके पॉजिटिव फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि नेगेटिव फीचर्स इसके नीचे दब जाते हैं. ओके, तो इसलिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं. ओके, okay, delegation is the process that a manager follow in dividing the work assigned to him so that he performs that part which because of his position he can perform effectively. तो उसके पोजीशन के हिसाब से जो काम वो परफेक्टली कर सकता है उसी को अपने पास रखता है, बाकी सारे को डेलीगेट कर देता है. ओके, डेलीगेशन इज लेजिटिमेट ऑथराइजेशन to a manager or employee to act in a specified ways.
ठीक है, कई सारे डिसीजंस होते हैं, जैसे कि अ, कुछ काम करना है इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, तो हु विल टेक डिसीजन ओवर देयर, ठीक ना, इज कॉल्ड द ऑथोरिटी, ठीक ना, हु इज ऑथराइज टू डू दैट, ऑथराइज टू टेक दैट डिसीजन. ओके. So moreover, the decision making is uh, decision making is the task of the top level managers, middle level managers has got it, and everyone delegates its authority. Okay, if a manager has been given this task, he can delegate it the to his junior. Okay, so that he can focus on the job which is of his importance, and which he believes that his uh, subordinate can perform. He delegate that to that subordinate. Okay, it enables him to function independently without reference to the supervisor, but within the limit set by the supervisor and the normal framework of the organization of organizational objective, policies and rules and procedures. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स, रूल्स उसके विदिन ही रहते हुए, ठीक है, अपने सुपरवाइजर को डेलीगेट करने का एक वो है. दस डेलीगेशन इन्वॉल्व्स, डेलीगेशन क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व होता है. इंटरेस्टमेंट ऑफ वर्क टू अनदर फॉर परफॉर्मेंस, दूसरे को काम देना, ठीक है, काम सौंपना. इंटरेस्टमेंट मतलब तो सौंपना होता है. ग्रांट ऑफ पावर, राइट और अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज टू परफॉर्म दैट वर्क, ठीक है, उस काम को करने के लिए पावर भी देना उनको, राइट्स एंड अथॉरिटीज भी देना ताकि वो काम हो सके. क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन, जो डेलीगेशन एक्सेप्ट किया है उसको उसको ऑब्लिगेट भी करना है, मीन्स कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा उस चीज़ का. ऐसा ना बोले कि भाई मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है, वट एवर बैड थिंग हैज़ गोन, इट ऑल इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशंस आर कैटेगराइज्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज एंड रूल्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है एक नेटवर्क होता है, मीन्स कि हर किसी के पास कुछ है, एंड दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. ठीक है, हु इज रिपोर्टिंग टू समवन एंड हु इज डायरेक्टिंग टू समवन. Delegation is the process through which the interrelationships are created among individuals in their different roles in the organization. ठीक है, delegation एक process है through which the interrelationships are created among the individual. ठीक है, delegation is necessary because it is physically impossible for a single person to look after the affair of large organization. एक ही आदमी पूरे अफेयर्स को देख ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इस कारण से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है, ठीक ना, वो बहुत नेसेसरी होता है. द सक्सेस ऑफ मैनेजर लाइज इन हिज एबिलिटी टू मल्टीप्लाई हिमसेल्फ थ्रू अदर पीपल. ठीक है, तो मैनेजर का सक्सेस ही इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे किसी को डेलीगेट करके अपने जैसे लोगों को मल्टीप्लाई कर सकता है. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टुडे आर नॉट ओनली लार्ज बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर. मीन्स कि बड़े ही नहीं है आज के ऑर्गेनाइजेशंस, बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं. नो मैनेजर्स कैन क्लेम टू हैव ऑल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज टू परफॉर्म ऑल द डाइवर्स काइंड ऑफ जॉब्स. कोई भी मैनेजर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि ही हैज़ द एक्सपर्टाइज और स्किल्स टू परफॉर्म एवरी जॉब. ओके, again, large scale business activities are not confined to one place. ठीक है, लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी अगर है तो एक ही जगह पे और नहीं होता है. इट मे हैव सेवरल ब्रांचेस, इसके कई सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, एंड यूनिट्स भी हो सकते हैं एट सेवरल प्लेसेस, कई सारे प्लेसेस पे हो भी. डेलीगेशन बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर रनिंग दिस ब्रांचेस. इन ब्रांचेस को अगर आपको रन करना है तो डेलीगेशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ब्रांच में कोई मैनेजर इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहता है, सो ही विल हैव टू कॉन्टेक्ट टू द अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी, if he has not been given the sufficient power or authority delegated to, so it will create a havoc or unnecessary delays.
Okay. An organization is a continuity. Managers may go and come, but the organization continues. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस होता है, मैनेजर्स चले गए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू. डेलीगेशन प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स और अथॉरिटी प्रोवाइड्स द कंटिन्यूटी, ठीक है, विच इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन हेल्प्स मैनेजरियल डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब डेलीगेट करते हैं तो एक मैनेजरियल डेवलपमेंट भी होता है. लोग जो जूनियर लेवल पे होते हैं वो आगे चल के मैनेजर बनते हैं. दस डेलीगेशन Thus, delegation is important for any organization because it reduces the burden of the managers and leaves him free to look after important matters of the organization. तो इसके डेलीगेशन के कारण वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे ज़्यादा फोकस कर पाता है और उसके बर्डन को भी कम करता है काम. इट इज अ मेथड बाई विच सबॉर्डिनेट कैन बी डेवलप्ड एंड ट्रेंड टू टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबॉर्डिनेट को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार किया सकता है इसी मेथड से. It provides continuity to organization and creates a healthy organizational climate by creating better understanding among the employees. Employees के बीच में काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है इसके कारण से एंड ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी और हेल्दी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है ये. द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द डेलीगेशन आर. तो इसके बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं डेलीगेशन का. डेलीगेशन लीड्स टू प्रोफेशनलिज्म को पैदा करता है. मैनेजरियल डिसीजंस में इन्वॉल्व क्रिएटिवनेस एंड इनोवेटिवनेस. मैनेजरियल डिसीजंस अगर कोई लेता है तो किसी में क्रिएटिवनेस बढ़ेगा और उसका इनोवेटिवनेस भी बढ़ेगा. द कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में भी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब डेलीगेट किया आपने तो एक दूसरे में कंपटीशन भी बढ़ेगा कि मुझे ज़्यादा अथॉरिटी मिलना चाहिए. द मैनेजर्स में टेक क्विक डिसीजन. तो मैनेजर्स क्विक डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी मिल जाती है. अब लिमिटेशंस के बारे में, द लिमिटेशंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर. ठीक है, अब लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं. द मैनेजर्स मे रेसिस्ट टू डेलीगेट अथॉरिटी. मैनेजर्स हो सकता है कि नीचे वाले को अथॉरिटी डेलीगेट करने में रेसिस्ट करें, हो सकता है. द मैनेजर्स मे रिक्वायर ट्रेनिंग. ठीक है, अब ये देखिए, द मैनेजर्स मे रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में भी हायर. और मैनेजर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है कि ताकि वो डिसीजन ले सकें और हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाए. एवरी पर्सन मे नॉट बी एबल टू टेक हाई लेवल ऑफ डिसीजन इन इफेक्टिव वे. हर कोई हाई लेवल का डिसीजन इफेक्टिवली नहीं ले सकता. द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मे बी इंक्रीज. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए. अब देखिए, डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, ओके, देखिए, डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इनहेंसेस एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इन लिमिटेशंस के साथ भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इनहेंस ही करता है. ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है डिपार्टमेंटेशन है. द डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइड द जॉब्स इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज. इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट दीज एक्टिविटीज दे आर ग्रुप टुगेदर. The basis by which these activities are grouped together are known as departmentation. ठीक है, किस बेसिस पे ये ग्रुप किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन. ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स और ग्रुपिंग एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ नंबर ऑफ सेपरेट यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग. एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को. This term vary a great deal between the different organizations. Different organizations में काफ़ी vary करता है. For example, in business or undertaking, terms are division, departments and sections. In government, these are called branch, departments and sections. In military, regiment, battalion, groups and company. तो देख लिया आपने कि different types से different नाम से डिवाइड होते हैं और different सिचुएशंस में डिवाइड होते हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, ऑन दैट बेसिस डिवाइड होते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज अ delineation of executive responsibilities and a grouping of operating activities. Every level
in the hierarchy below the apex is departmentalized, and each succeeding lower level involves further departmental differentiation. समझ गए? The major benefit of departmentations are, departmentations के major benefits के बारे में देख लेते हैं points by point. यहाँ पे देखिए, पहला होता है specialization. Departmentation leads to the benefit of specialization as various organizational activities are grouped according to their relations with the specific function or objective. Every departmental manager specializes in the task assigned to him. ठीक है, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, और वो जो मैनेजर होते हैं उस डिपार्टमेंट्स के, वो और भी स्पेशलाइज हो जाते हैं इस तरह से. ओके, अब यहाँ पे आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. डिपार्टमेंटेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल बिकॉज द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स can be laid down precisely. Every department has a specific objective. Specific objective होता है. This also facilitates keeping expenditures within limit. ठीक है, administrative control होता है. इस कारण से आपको expenditures भी limit में रखे जा सकते हैं. Now is fixation of responsibility. Since organization work is divided into manageable units, and authority and responsibility are precisely defined, it is easier to fix accountability of different managers for the performance of various tasks. Freedom of autonomy. The departments created through departmentation are semi-autonomous units. Their heads are given a sufficient degree of authority to run their department. This increases the efficiency of the department. Development of managers. Departmentals helps in development of managerial personnel by providing them opportunity to take independent decisions and initiatives. The executives can develop themselves for promotion to higher jobs. Then comes the span of control. The departmentation reflects the types of jobs which are grouped together. Different persons are involved in performing these jobs. They are required to be supervised closely. Those people are to be required to be supervised closely. Span of control refers to the number of individuals a manager can effectively supervise. Thus, it is expected that the span of control, that is the number of subordinates directly reporting to a superior, should be limited so as to make supervision and control effective. This because executives have a limited time and ability. The person who is looking after has limited time and ability, so it is to be actually numbers are to be limited. It is sometimes suggested that the span of control should neither be too wide or too narrow. या तो काफी ज्यादा wide भी नहीं होना चाहिए और काफी ज्यादा narrow भी नहीं होना चाहिए. In other words, the number of subordinates should not be too large or too small. कम ही नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक सुपरवाइजर एक सबऑर्डिनेट, एक आदमी काम कर रहा है एक आदमी काम करवा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी काम करवा रहा है और हजारों आदमी काम कर रहे हैं. कहने का मतलब ये है. The number of subordinates can be easily determined because the nature of jobs and capacity of individual vary from one organization to another. Moreover, the actual span of supervision affects the ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज. अब देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे. ठीक है, काफ़ी अच्छा से जो सुपरविजन का स्पैन होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छे से अफेक्ट करता है. अ वाइड स्पैन रिजल्ट्स इन फ्यूअर लेवल्स ऑफ सुपरविजन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर बहुत चौड़ा ही स्पैन है, ठीक है, तो काफ़ी मतलब सुपरविजन लेवल्स कम होते हैं. इट परमिट्स ओनली जनरल सुपरविजन ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम. नैरो स्पैन ऑन द अदर हैंड
requires multiple levels of supervision and hence longer time for communication. It is more expensive and complicates the process of communication. Narrow span, however, enables managers to exercise close supervision and control. Moving further, although there are certain limits to the span of control, the tendency in recent years has been to avoid specifying absolute numbers because it has been recognized that the ideal span depends on the number of factors. Some of the important factors are discussed below. अब ना यहाँ पे देखते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं एक सुपरवाइजर के. ठीक है, तो उनके बारे में हम आप भी देखते हैं. सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ वर्क. If the work is simple and repetitive, the span of control can be wider. However, if the work requires close supervision, the span of control must be narrow. ठीक ना, जो वर्क काफ़ी रिपीटेटिव है और काफ़ी वैसे टाइप के हैं, नॉर्मल टाइप के हैं, उसमें आपको वाइडर रख सकते हो आप कंट्रोल को. एंड काफ़ी पेक्युलर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सुपरवाइजरी कंट्रोल की ज़रूरत है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको नैरो रखने की ज़रूरत है स्पैन को. Ability of the managers. Some managers are more capable of supervising large number of people than the others. Thus, for a manager who possesses qualities of leadership, decision making and ability and communication skill in greater degree, the span of control may be wider. ठीक है, जो मैनेजर के पास ज़्यादा स्किल्स है उनको वाइडर रेंज दिया सकता है, वाइडर कंट्रोल दिया सकता है. Whereas the managers who doesn't have those that much skill to deal with those, ठीक ना, they will be given the narrower one. Efficiency of organization. Organizations with efficient working system and competent personnel can have a larger span of control. Understood? Staff assistants. When staff assistants are employed, contact between the supervisor and subordinates can be reduced and the span broadened. Span बढ़ जाता है. मीन्स अगर आपको सुपरवाइजर को स्टाफ असिस्टेंट मिल जाता है वो कंट्रोल करने के लिए या उनके चोर्स को कंप्लीट करने के लिए, काफ़ी सारे उसको नोट करके रखने के लिए, उसको रिमाइंड करवाने के लिए, तो उससे क्या है स्पैन भी बढ़ जाता है उनका कंट्रोल का. टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन. उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है. द स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी नैरोड एट द हायर लेवल्स बिकॉज टॉप मैनेजर्स हैव लेस टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन. तो बड़े मैनेजर्स जो हैं उनके पास कम टाइम है सुपरविजन के लिए. They have to devote the major part of their work time in the planning, organizing and directing and controlling. तो उनके पास supervision का टाइम कम है. The ability of the subordinates. Fresh entrants to jobs take more of a supervisor's time than trained persons who have acquired experience in the job. Subordinates who have good judgment, initiative and the sense of obligations seek less guidance from the supervisor. जिन सबॉर्डिनेट के पास ठीक है काफ़ी अच्छा जजमेंट होता है या जजमेंटल स्किल होता है या इनिशिएटिव्स लेने की कैपेसिटी होती है और सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता है, वो लेसर हिंड्रेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर रिक्वायर करते हैं. डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. An executive who personally takes many decisions is able to supervise fewer people than an executive who merely provides encouragement and occasional direction. जो एग्जीक्यूटिव जो होता है काफ़ी ज़्यादा ही परफेक्ट मतलब सुपरविजन में ठीक है लोगों को काफ़ी क्लोजर देखते हैं, ठीक ना, उनके मुकाबले जो इंकरेजमेंट या डायरेक्शन में मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा. इट शुड बी क्लियर दैट द साइज ऑफ अ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू न्यूमरस वेरिएबल and no single limit is likely to apply in all cases. A variety of factors can influence the resulting system of employees comprising the optimum span of control in any particular organization. The span of control also influences the creation of the tall and flat structure. ठीक है, या मतलब टॉल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसमें एंड फ्लैट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. लेट अस लर्न द कंसेप्ट ऑफ टॉल एंड फ्लैट.
tall and flat structure. A tall organizational structure would have many hierarchical levels. There is a long distance between the topmost manager and the bottommost manager. There are large number of job titles and a career path to the employees. Okay. Fewer numbers of subordinates a particular manager is required to guide. The organizational structure would be taller. Okay. Contrarily, a flat structure would have a wide span of management. The number of hierarchy would be less. The larger the number of subordinates a particular manager is required to guide, the organizational structure would be flatter. मतलब कि मैनेजर्स जितने ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लैटर होगा ऑर्गेनाइजेशन. Choose an appropriate span of management. Choosing an appropriate span of management is important for two reasons. यहाँ देखिए. First, it affects efficiency. Too wide a span may mean that managers are overextended and subordinates are receiving too little guidance or control. When this happens, managers may be pressured to ignore and condone serious errors. In contrast, too narrow a span may mean that managers are underutilized. अब देखिए सबसे बहुत कम ही सबऑर्डिनेट्स दे देंगे किसी के अंडर में तो अंडर यूटिलाइज्ड है, और कुछ ज़्यादा दे देंगे तो भी आपको एरर्स एंड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा मैनेजर्स. ठीक है. ओके. Thus, the extent of division of work, the nature of delegation of authority, the process of departmentation, and the requirement of effective supervision, etc., span of control if influence the designing of the organizational structure. ठीक है. इस तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है काफ़ी ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल होता है. अब आ जाता है 3.4 में, जहाँ पे बात की जा रही है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब देखिए यहाँ पे the different types of organizational structures can be created on the basis of arrangement of activity. Accordingly, three broad types of the structures forms are. ठीक है. तीन broad structures ये रहे आपके पास. Functional structure होगा. Divisional structure. Adaptive structure means on the basis of adaptation. Let us learn them in detail. Okay, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम. Functional structure. ठीक है. When units and subunits of the activities are created in an organization on the basis of functions, it is known as the functional structure. Thus, any industrial organization specialized functions like manufacturing, marketing, finance, personnel constitute as separate units of the organizations. All activities connected with each such functions are placed in the same unit. Means कि सारे एक्टिविटीज जो इस चीज से रिलेटेड होते हैं, फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो एक ही यूनिट में रखे जाते हैं. एज द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस, सब यूनिट्स आर क्रिएटेड एट लोअर लेवल इन ईच यूनिट एंड द नंबर ऑफ पर्सन अंडर ईच मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स गेट एडेड. ठीक है. तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी हो जाता है वैसे में क्या होता है कि सब यूनिट्स क्रिएट किए जाते हैं. This results in interrelated positions taking the shape of pyramid. ठीक है. ये पिरामिड का शेप लेता है. Look at figure 3.1 which shows the functional structure of a medium size organization. मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन का ये देखिए, ये वाला जो ये फिगर है, ठीक है, ये दिखा रहा है. दिस इज अ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. सबसे पहले ऊपर में चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, उसके नीचे में मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तीन फंक्शंस हो गए. ठीक है. उसके नीचे में अब आ जाएगी मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क एंड एडवर्टाइजिंग, सेल्स इसके नीचे आ गया. अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस के अंदर में आ गया. मैकेनिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल वर्क मैन्युफैक्चरिंग अंडर में आ गया. अब उसके नीचे में अगर ज़्यादा काम है तो उसके सब यूनिट्स होंगे. इलेक्ट्रिकल वर्क के नीचे भी सब यूनिट्स हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के नीचे भी सब यूनिट्स, उसके नीचे क्या हो गए, सब यूनिट्स. ओके. द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट देयर इज अ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द ईच यूनिट. ठीक है. ईच यूनिट इज स्पेशलाइज्ड इन सम फंक्शन.
which leads to operational efficiency of the people engaged, and the organization as a whole derives the benefit of specialized operations. मीन्स कि स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन का जो फायदा है वो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मिलता है यहाँ से. The heads of the functional units are in direct touch with the chief executive who can sort out the interfunctional problems. ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट के हेड जो है वो काफ़ी टच में रहता है चीफ एग्जीक्यूटिव के, जो इंटर फंक्शनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में काफ़ी मदद करता है. इफ़ एनी एंड अगर कोई होता है तो, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट द इंटररिलेटेड फंक्शंस को भी कोऑर्डिनेट करता है. द चीफ एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो एबल टू बी इन डायरेक्ट टच विद द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स एंड देयर बाई हैव फुल नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक ना, ही गेट्स इन टच विद द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स आल्सो, और स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की उसकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है. हाउएवर, while the functional arrangements may be well suited to a small and medium sized organization, it is incapable of handling the problems of an organization as it grows in size and complexity. तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये काफ़ी सुटेबल है, बट जैसे ही उसका साइज बढ़ जाता है तो उसमें सूट नहीं करता है. प्रॉब्लम्स ऑफ सब यूनिट्स at lower levels do not receive adequate attention of higher level managers, while some of the activities tend to overemphasized. Functional units becomes unwisely and difficult to manage when there are diverse kind of activities performed in larger number of sub units. Personal contact between superior and subordinates becomes rare, and flow of communication is slow, leading to the problems of coordination and control. Next is division structure. The divisional organization structure is more suited to every large enterprise, particularly those which deals in multiple products to serve more than one distinctive market. The organization जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर का प्रोविजन होता है. द ऑर्गेनाइजेशन इज देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर बिजनेस यूनिट्स विच आर इंटरेस्टेड विद द बिजनेस रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट मार्केट टेरिटरीज. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिवाइड हो जाते हैं? ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस इंटरप्राइज बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से हो सकते हैं या डिफरेंट मार्केट टेरिटरीज के हिसाब से हो सकते हैं. ओके, इन अदर वर्ड्स, independent divisions, product division or market divisions are created under the overall control of the head office. ठीक है, प्रोडक्ट डिवीजन या मार्केट डिवीजन जो है क्रिएट किया सकते हैं ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस के कंट्रोल में रहते हुए. मार्केट वाइज डिवीजन मीन्स कि टेरिटरी के हिसाब से डिवीजन या कोई प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन किया सकता है. इस डिविजनल मैनेजर्स इज गिवन ऑटोनॉमी टू रन ऑल फंक्शंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट और मार्केट सेगमेंट और द रीजनल मार्केट. ठीक है, तो डिविजनल मैनेजर्स को अथॉरिटी दी जाती है, ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो उसके हिसाब से वर्क कर सके, अपने डिवीजन और टेरिटरी और प्रोडक्ट के हिसाब से वर्क कर सके. दस ईच डिवीजन में हैव अ नंबर ऑफ सपोर्टिंग फंक्शंस टू अंडरटेक. कई सारे सपोर्टिंग फंक्शंस उनके पास होंगे. और डिविजनल स्ट्रक्चर्स में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट डिवीजन और market or territory divisions are depicted in the figure 3.2 and 3.3. And first is a product divisionalization. ठीक ना, 3.2 में यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा, उसके नीचे कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल रहेगा, उसके बाद फाइनेंस एंड पर्सनल. ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में और प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवीजन हुआ है केमिकल्स प्रोडक्ट्स डिवीजन. ठीक ना, टेक्सटाइल डिवीजन. ठीक है, केमिकल्स प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो और टेक्सटाइल्स भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके हिसाब से डिवीजन हो गया. उसका तो मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड पर्सनल. ठीक नहीं, ये इसके नीचे हो गया. सेम डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड पर्सनल टेक्सटाइल डिवीजन के अंडर में भी होगा. अब आ जाइए टेरिटोरियल डिवीजन के हिसाब से. ठीक है, टेरिटोरियल डिवीजन के हिसाब से चीफ एग्जीक्यूटिव तो है ही वहाँ पे,
उसके बाद कॉरपोरेट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, ऐसे करके हो गया, एंड कंट्रोल। ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन, नॉर्थर्न डिवीजन, साउथर्न डिवीजन, प्लेसेस के हिसाब से ओके, या कोई प्लेसेस का नाम से हो सकता है, कोई रीजन या प्लेस या सिटी के नाम पे हो सकता है। अकाउंटिंग पर्सनल, अकाउंटिंग पर्सनल, अकाउंटिंग पर्सनल, अकाउंटिंग पर्सनल, उसका मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग पर्सनल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये सारे कुछ चीज़ होंगे। तो एक डिवीजन के अंडर में अकाउंटिंग पर्सनल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग होगा, एंड डिफरेंट डिवीजन के अंडर में ऐसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे in a divisional structure, each division contributes planned profits to the organization, but otherwise operates at an independent business. तो प्रॉफिट्स तो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह से काम करता है। द फंक्शनल यूनिट्स आर हेडेड बाय मैनेजर्स विच while the final authority rests in the divisional manager. तो फंक्शनल यूनिट्स जो होता है ना, वो मैनेजर के द्वारा हेडेड होते हैं, बट फाइनल अथॉरिटी क्या होता है, डिविजनल मैनेजर के पास होता है, हु कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस फंक्शनल यूनिट्स इन द डिवीजन। ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन besides प्रोवाइडिंग फंड्स डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। टॉप मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक तो फंड देते हैं, उसके बाद फिर ये भी डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा एंड पॉलिसीज कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। द डिविजनल स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक इसका है। Thus, it enables managers to take decisions promptly and resolve problems appropriate to the respective division. ठीक है, तो मैनेजर्स को इनेबल करता है ये जो सेटअप है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक ना, ताकि वो प्रॉम्प्टली डिसीजन ले सकें और जो प्रॉब्लम्स है उसको रेस्पेक्टिव डिविजन्स के हिसाब से अप्रोप्रिएटली सॉल्व कर सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द डिविजनल मैनेजर्स टू टेक इनिशिएटिव्स इन मैटर्स विद इन दियर जुरिस्डिक्शन। अपने जुरिस्डिक्शन में उन वो ये भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं डिफरेंट। ओके, बट सच अ structure involves a heavy financial cost due to duplication of supporting functional units for the division. ठीक है ना, डिफरेंट डिविजन्स में जो सपोर्टिंग फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो डुप्लीकेट होता है, दो हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। Moreover, it requires adequate number of capable managers to take charge of the respective divisions and their functional units. ठीक है, तो ऐसा है कि एक कैपेबल मैनेजर की जरूरत होती है जो कि चार्ज ले सकते हैं वैसे डिविजन्स के। अब आगे एडेप्टिव स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर ऑफन डिजाइन टू कोप विद द यूनिक नेचर ऑफ अंडरटेकिंग एंड द सिचुएशन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एडेप्टिव स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। व्हेन एन एंटरप्राइज अंडरटेक्स एनी स्पेशलाइज्ड टाइम बाउंड वर्क इन्वॉल्विंग वन टाइम ऑपरेशन फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड, द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड मोस्ट सुटेबल। In this situation, the existing organization create a special unit so as to engage in project work without disturbing its regular business. This becomes necessary where it is not possible to cope with the special task or project. Within the existing system, the project may consist of developing new projects, installing a plant, building an office complex, etc. अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कई सारे बार प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, on that basis that works but fairly long time, but still it is not going to exist overall for life, so it will work as per the project and it will end after the project. A project organization is headed by project manager in charge। जो प्रोजेक्ट है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन हेड करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। होल्ड द मिडिल मैनेजमेंट रैंक, मिडिल मैनेजमेंट रैंक होता है, एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ एग्जीक्यूटिव। उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है। अदर मैनेजर्स एंड पर्सनल इन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ड्रॉन फ्रॉम द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट
या तो वो एम्प्लॉय हो सकते हैं फॉर द प्रोजेक्ट ऑल्सो, और या तो वो ड्रॉ किए जाते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट से, जैसे कि जिस काम में जो स्पेशलाइज्ड है उसके हिसाब से वो पुल इन किए जाते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट दे रिटर्न टू देयर पेरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो क्या है, पेरेंट डिपार्टमेंट में रिटर्न हो जाते हैं काम होने के बाद। द मेन एडवांटेज ऑफ सच स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट इज दैट इट लीव्स रेगुलर बिजनेस अनडिस्टर्ब्ड। तो रेगुलर बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करता है, एंड वहीं से पुल इन करके एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका काम भी कंप्लीट हो जाए, एंड मेन जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब भी ना हो। एक्सक्लूसिवली and it is exclusively concerned with the task of completing the project work on time and conformity with the standards of performance relevance to it। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए और जो कंफर्मिटी है टू द स्टैंडर्ड्स उसको रखने के लिए ये इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देर इज a better management and control over the project activities as the project manager enjoys necessary authority and is alone responsible for the result। तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दैट यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में क्या होता है कि ये टाइम पे भी कंप्लीट हो जाता है एंड उसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल एज पर द स्टैंडर्ड सेट भी हो जाता है। बट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट प्रॉब्लम्स एज वेल। ठीक है, या यहाँ पे सब कुछ सही भी नहीं जा सकता, ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। द फंक्शनल मैनेजर्स ऑफन रिसेंट the exercise of authority by project managers in the functional areas and hence conflict arises। जो functional managers जो होते हैं, कई बार क्या होता है, exercise of authority of project manager in the functional areas नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, वो उस चीज़ के लिए मतलब राजी नहीं होते हैं, तो इसके कारण से conflict arise हो सकता है। The stability of the functional departments is disturbed by transferring the personnel to project work from time to time। ठीक है, अब जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है पहले से, ठीक ना, वहाँ से लोगों को आप निकाल लेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी तो कमज़ोर हो जाएगी, उन पे वर्क जो लोड है बढ़ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ पर्सनल फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिस्टर्ब्स द डेवलपमेंट इन द स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो उनके स्पेशलाइजेशन में भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। वो जिस चीज़ में स्पेशलाइज था, ठीक ना, हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट है, स्टिल दे जस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट थिंग्स, and again they will learn in a different projects different things, so they will not be attaining the specialization in any field। Then second is a matrix organization। This is another type of adaptive structures which aims at combining the advantages of autonomous project organizations and functional specialization। ठीक है, इसमें combination है, matrix means combination। In the matrix organization structure, there are functional departments which, with the specialized personnel who are deputed to work full time in different projects, sometimes in more than one project under the overall guidance and the direction of the project manager। तो project manager के overall guidance and direction में काम करते हैं। When a project work is completed, the individual attached to it go back to their respective functional department to be assigned again to the some other project। ठीक है, तो वापस जाते हैं वहाँ पे, फिर से इनको नए प्रोजेक्ट के लिए साइन कर दिया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज फाउंड सुटेबल वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज engaged in contractual projects activity and there are many projects managers as in a large construction company और इंजीनियरिंग फर्म्स। तो कई बार क्या होता है, कई सारे इंजीनियरिंग फर्म्स कई सारे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट्स लेके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ ऑलवेज प्रोजेक्ट के बिटवीन ही रिडिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आइडियली सूटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। चेंजिंग कंडीशंस के रिक्वायरमेंट्स को सूट करने वाला एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। It facilitates pooling of a specialized and technical personnel from different functional departments। different functional departments से pooling किया जाता है, ठीक है, specialized technical personnel को, who can be deputed to the number of projects। कई सारे projects में depute किया जा सकते हैं। They acquire valuable experience। एक valuable experience को acquire करते हैं handling varied and complex problems in the project work। तो project work में काम करने के लिए काफ़ी सारे complex जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं।
There is a speedy exchange of information and decision making as they work under the coordinating authority of प्रोजेक्ट मैनेजर. तो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ही काम करते हैं, तो इसके कारण से ये जो होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्पीड होता है. द मेजर ड्रॉबैक of matrix organization is that the personnel drawn from specialized functional departments are subjected to dual authority. ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या है मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का ड्यूअल अथॉरिटी होता है. दैट ऑफ द फंक्शनल हेड्स एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं और फंक्शनल हेड भी होते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर बाई सेक्रीफाइस्ड. तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो सेक्रीफाइस हो जाता है यहाँ पे. दिस जनरेट्स स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, because there is a simultaneous engagement of same person in the number of projects. कई सारे प्रोजेक्ट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके कारण से क्या है कि वो कब कई सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. तो ऐसे में क्या उनको हर किसी के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है. अब 3.5 में देख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. रॉबिन्स हैज आइडेंटिफाइड 3 डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया उन्होंने. फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी 3 डायमेंशंस हैं यहाँ पे. ओके, लेट अस लर्न देम ब्रीफली. तो ब्रीफली इनको एनालाइज करते हैं. फॉर्मलाइजेशन, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द एक्टिविटी, रूल्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा आर स्पेसिफाइड एंड रिटन. ठीक है, this primarily means that the degree to which the activities of the organizations are standardized, high division of labor, that is a specialization, high level of delegation of authority, high degree of departmentation, and wide span of control lead to high degree of formalization. The major benefit of formalization are as follows. तो formalization के भी benefit है, तो ये इस तरह से है आपके पास. A standardized activities reduce the variability in the organizations. जो variable है, जो change होने वाला है, उसको reduce कर देता है. A standardized activities. It promotes coordination. All activities are defined and specified, which facilitate the process of coordinations. जो defined और specified होते हैं सारे activities, उसके कारण से क्या आता है, process of coordination काफ़ी robust हो जाता है. There is a least scope of discretion. The decision is taken on the basis of standard rules and procedures. Hence, the scope of personal discretion is reduced. तो रूल्स एंड पोजीशंस के हिसाब से सारे काम होते हैं, तो इसके कारण से पर्सनल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो कम हो जाता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट आर रिड्यूस्ड. ठीक है, रूल एंड पोजीशंस के रूल एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से काम होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है. द स्टैंडर्ड एक्टिविटीज रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड द एम्बिग्यूटी और कॉन्फ्लिक्ट को भी स्टैंडर्ड एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं. फॉर्मलाइजेशन इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. तो फॉर्मलाइजेशन को क्रिटिसाइज भी किया गया है. इट प्रिवेंट्स एक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्टिविटी और क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को प्रिवेंट करता है, क्योंकि पहले से रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से सारा काम होता है. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज द रूल्स. तो रूल्स को चेंज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे. द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स में फेस ग्रेट रेसिस्टेंस बाय द एम्प्लॉयज भी रेसिस्ट कर सकते हैं उसमें. डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस, फॉर्मुलाइजेशन हैज बीन वाइडली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो लिमिटेशंस के बाद भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है. द formalized structure helps in a smooth functioning of the organization. Well-defined jobs and relationships enhance the efficiency of the organization. ठीक है, तो वेल डिफाइंड जॉब्स और एफिशिएंसी जो होता है, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ठीक ना, वो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ा देते हैं. अब आगे सेंट्रलाइजेशन. There are some organizations where top management makes all the decisions and middle and lower level management merely implement the decisions taken by the top managements. तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट से डिसीजन लेते हैं और लोअर और मिडल लेवल जो है वो मेरली उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे रहते हैं. एट द अदर एक्सट्रीम देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन विच डिसीजंस आर मेड
ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स, ठीक है। या दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कि हर लेवल्स पे डिसीजंस लिए जाते हैं। द फर्स्ट केस फिट्स इनटू द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स वेयर एज द सेकेंड वन इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। पहला जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, दूसरा जो है हाईली डिसेंट्रलाइज है। वन ऑफ द 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल हैपेंस टू बी सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो हेनरी फेयल का एक जो प्रिंसिपल था, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स में से वो सेंट्रलाइजेशन था। अकॉर्डिंग टू हिम डिक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइजेशन। तो सबॉर्डिनेट का रोल अगर आप डिक्रीज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। इंक्रीजिंग देयर रोल इन इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर उनका रोल इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग, तो आपका वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। फेयल believed that managers should retain final responsibility but at the time give their subordinate enough authority to do their jobs properly। फेल ये भी बोले हैं कि जो मैनेजर्स है वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रखेंगे बट अपने सुबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए एनफ अथॉरिटी भी देंगे। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द प्रॉपर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन ईच केस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करना कि कितना दिया जाता है। दस सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कितना डिग्री तक डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज है ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी ये संदर्भित करता है। इन सेंट्रलाइजेशन little delegation of authority is the rule. Power and discretion are decentralized in a few executive. Okay, control and decision making resides at the top level of management. However, absolute centralization is untenable because it would mean that subordinates have no duties and power or authorities. तो एब्सोल्युटली पूरा डिसेंट्रलाइज तो कर ही नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि मतलब इसका मतलब है कि कोई भी ड्यूटीज, पावर्स एंड अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स के पास है ही नहीं। सेंट्रलाइजेशन मे बी इसेंशियल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव इन अ हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है ताकि वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। बट एट द organization becomes more complex in terms of increasing size, interdependence of workflow, complexity of tasks, and spatial physical barriers within the among groups. A function requisite for efficient is to move decision making centers to the operating level। तो जो काम होता है वहाँ पर तक मूव करना डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया तो Thus, the larger the size of an organization, the more urgent is the need of decentralization। जितना बड़ा हो जाए उतना ही अर्जेंटली उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। This does not mean that decentralization is good and centralization is bad। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है, सेंट्रलाइजेशन गलत होता है। तो it all depends on case to case। On the other hand, decentralization is a systematic effort to delegate to the lowest levels of authority except that which can be exercised at the central points. It is the pushing down of authority and powers of the decision making to the lower levels of the organization. The centers of decision making are dispersed throughout the organization, ठीक है। तो सेंटर्स जो डिसीजन मेकिंग के वो डिस्पर्स्ड होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। द एसेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज ट्रांसफरेंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल ऑफ टू अ लोअर लेवल। अथॉरिटी को ट्रांसफर जब कर देते हैं तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का एसेंस है। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट वेयर ईच इंडिविजुअल इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज इनहेरेंट वर्थ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ईच इंडिविजुअल जो होता है उनको रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। एज यू नो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ कोरिलेट ऑफ डेलीगेशन to the extent that the authority is not delegated, it is centralized. Absolute centralization, it decreases the role of subordinate managers, which in turn encourages decentralization, ठीक है।
Absolute decentralization is also not possible because the managers cannot delegate all their authorities. ठीक ना, आप अपने पूरे के पूरे अथॉरिटीज को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, आपके पास कुछ ना कुछ रखना पड़ता है. एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता. कॉम्प्लेक्सिटी, इट रेफर्स to the differences among the jobs in the units. It reflects the degree of differentiation existing within the organization. A variety of jobs and units create more complex organizational structure. The management of a complex structure may be difficult. Based on the complexity of activity, there may be horizontal differentiation, vertical differentiation, and spatial differentiation. Let us learn them briefly. तो complexity के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे कई तरह से complex होता है कुछ jobs and units, ठीक है, तो उस complexity को थोड़ा सा study करने की आवश्यकता है. Horizontal differentiation refers to the number of different unit at the same level. ठीक है, horizontal differentiation हो गया same level पे, different levels में, तो differentiation हो गया एक. This means if the number of activities which requires more specialized skills, the organization will tend to more complex. तो ज़्यादा ही specialized skill की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में क्या है, organization काफ़ी complex हो जाता है. Specialization and departmentation are a good example of such differentiation. ठीक है, specialization and the departmentation जो है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हैं वैसे डिफ्रेंसिएशन के. अनदर डिफ्रेंसिएशन दैट इज अ वर्टिकल डिफ्रेंसिएशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ हायरार्की in the organization. This means that increase in hierarchical level enhances complexity in the organization. In such organization, coordination and the communication becomes difficult. ठीक है, coordination और communication difficult हो जाता है. The process of interaction is influenced by a span of control which determines the number of persons effectively supervised by the managers. ठीक है, इंटरेक्शन जो होता है किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल से, जिसके कारण से नंबर ऑफ पर्सन इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय द मैनेजर्स. In the wider span, the managers have more persons to supervise, and in narrow span, they have less persons to supervise. The supervision depends on number of other factors as well. अब देखिए, the third type of differentiation, that is a spatial differentiation, refers to the degree to which location of units and the personnel are dispersed. ठीक है. As you must be aware that these days activities of the organizations are located in different areas. आज के दिनों में activities जो organizations के हैं different places पे located होते हैं. The multiple location increases the complexity of the organization. तो कई सारे locations जो होते हैं ना, complexity of the organizations को भी increase कर देते हैं. Coordination and interaction also becomes difficult in such organizations. ऐसे organizations में coordination और इंटरेक्शन भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इंक्रीज इन एवर टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में लीड टू इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. दस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल. जॉन इनवेंसी विच एंड माइकल मैथसन have analyzed that the high formalization reflects high specialization, delegated authority, functional departments, and a wide span of control. Okay, the high centralization reflects the high specialization, centralized authority, functional departments, and the wide span of control. The high complexity reflects high specialization, delegated authority, territorial, customer, and product departments, and the narrow span of control. The low formalization, centralization and the complexity reflects to the opposite characteristics. उससे opposite है. ठीक है. अब 3.6 में ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं. ओके, एक डिजाइन जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. Organizational design refers to the process of coordinating the structural elements of the organization in the most appropriate manner. There are three distinct schools: the classical, new classical, and the contemporary. The classical school represented by the Max Weber. ठीक है.
F.W. टेलर एंड हेनरी फेल, तो क्लासिकल इन तीनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. द प्रोपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल हायरार्की, क्लियर सेट ऑफ रूल्स and specialization of labor. The neoclassical represented by organizational scholars such as MacGregor, Argyris, and Likert. They emphasize on employee satisfaction along with economic effectiveness and call for the designing of a flat hierarchical structures with high degree of decentralization. तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने प्रोमोट किया है एंड सोशल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दिया है. द प्रोपोनेंट ऑफ contemporary design emphasize on the environmental factors in which the organizations are operating. तो environmental factors पे emphasize करता है contemporary design. Let us now learn them briefly. तो इनके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं. सबसे पहले क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल होता है. सिंपल स्ट्रक्चर्स हैव लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, concentration of authority in the single person and little or no formalization. तो formalization नहीं होता है simple organization में. Simple structure is normally flat type of organizations having 2 or 3 vertical levels or a loose body of employees and one individual in whom the decision making authority is centralized. ठीक है, एक ही आदमी में decision making का authority होता है. Usually practiced in small organizations having owner manager or family owned business. ऐसे में ये काम होता है. The advantage of a simple structure is in its simplicity. इसके simplicity में advantage है. It is a fast, flexible, inexpensive to maintain and accountability is absolute clear. Accounting क्या होता है, absolute clear होता है, inexpensive होता है, flexible होता है and fast भी होता है. However, it is very difficult to maintain, especially when the organization grow larger. जब organizations बड़े हो जाते हैं तो ये maintain करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. दूसरा हो गया the bureaucracy. Bureaucracy हो गया. The most common form of organization is the classical bureaucratic structure. The structure is inflexible, impersonal, and highly standardized. You may observe some of the organizations we come across very frequently. The banks where we deposit our money and withdraw cash as and when we need them. The stores from where we buy large number of items of daily use. The income tax office we need to file our income tax return every year. If you observe these organizations closely, we may find that they are having highly routinized work system carried out through specialization, formally written rules and the regulations, centralized authority, narrow span of control, and all decisions have to follow the chain of command. Max Weber in 1947 considered it as an ideal form of the organization. The bureaucracy, though not very ideal from the form of organization in modern times, but still holds ground. The strength of bureaucracy lies in its ability to perform standardized functions highly efficiently. However, obsessive observance of rules and regulations is said to its major weaknesses. Okay, the matrix structure. Mathematically, matrix is an array of horizontal rows and vertical columns. In order to understand the matrix structure, we first need to understand the functional organization. A form of departmentalization is in which every member of the organization engaged in a functional area, that is, employee engaged in marketing and production, is grouped into one unit. The matrix organization is defined as type of organization in which each employee has two bosses or under dual authority. They have to report to both functional and the divisional managers and also to project or group manager. This type of structure is most popular in advertising agency. Advertising agency में ऐसा structure होता है जो कि जहाँ पे कि दो authority होते हैं. हॉस्पिटल्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में,
एंड यूनिवर्सिटीज़ में। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को अलाउ किया जाता है। पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज, बट द मेजर प्रॉब्लम इज विथ रिगार्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क एंड स्ट्रेस कॉज ऑफ टू बॉसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे पूलिंग और शेयरिंग स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज तो मेजर प्रॉब्लम है इस तरह से, एंड दो बॉसेस के अंडर में काम करना है मुश्किल होता है। ठीक है, अल्टरनेट डिज़ाइन। ठीक है, एक अल्टरनेट डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। रॉबिन्स हैज क्लासिफाइड द स्ट्रक्चरल डिजाइंस into three broad types: the team structure, the virtual organization and the boundary less organization। ठीक है, तब इस चीज़ को देख लेते हैं। द टीम स्ट्रक्चर, the team structure uses the team as the central device to coordinate work activities. Robbins defines a work team as a group whose individual efforts result in performance greater than the sum of the individual inputs। ठीक है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होना चाहिए। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ team structures are that it breaks down departmental barriers and decentralizes decision making to the level of work team. One of the prerequisites of team structure is that employees have to be both generalists as well as specialists. In India, some of the well-known multinational like Xerox, Motorola, and IT giant HP uses cross-functional teams. The virtual organization. In the age of specializations, no organizations can survive without outsourcing. Okay, the core activity remains with the main organization, whereas parts are performed by others. The virtual organization, also known as network or modular organizations, goes a step ahead of outsourcing major business functions. In a structural term, the virtual organization is highly centralized, with little or no departmentation. When large organizations use virtual structure, they frequently use it to outsource manufacturing activity. This is the reason why do some of them very large organizations do business of crores of rupees without having manufacturing activities at all. ठीक है, they get things manufactured by someone else. Like few branding company only, which provides the brand name only, ठीक है, gets things manufactured by some other company. Just they label that those. The boundaryless organizations. The credit for coining the term boundaryless organizations goes to Mr. Jack Welch of General Electrics, G. He wanted G to become a boundaryless organization, the type of organizations which seeks to eliminate the chain of command, have a limitless span of control and replace departments and the empowered team. ठीक है, by removing vertical boundaries, management flattens the hierarchy, status and ranks are minimized. General Electrics has been using cross-hierarchical teams, participative decision-making practices and 360-degree performance appraisal system to break vertical boundaries. It is the networked computers with the help of internet and intranet which makes the boundaryless organizations possible by allowing people to communicate across inter-organizational and intra-organizational boundaries. Electronic mail, for example, permits hundreds of employees to share information simultaneously and allows ranks and files workers to communicate directly with senior executive. Organizational and mechanistic design. There are two extreme models of organizational design, that is a mechanistic model and the organic model. Let us learn them briefly. Here, Robbins has defined following characteristics of mechanistic and organic model of the organizational design. Mechanistic model. First, we'll talk about mechanistic model. The major feature
of a mechanistic model are as follows: extensive departmentalization, high formalization, a limited information network and centralization. ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके फीचर्स हैं. The activities are grouped together based on the stages of the departmentation, like functional, division, adaptive, etc. There are standardized policies, procedures, rules, and decision-making styles. The flow of information is very limited. The decision-making style is highly centralized. Thus, the mechanistic model endeavors to achieve efficiency because of its structural characteristic. Then comes the organic model. The major feature of organic model are as follows: cross-hierarchical and cross-functional teams, low formalization, comprehensive and informal network, high participation in decision making. In the organic model, team emerge from different hierarchy and functional areas. Okay, the tasks, rules, procedures, and decision making are in a fluid situation and changeable. The information flow across the organization. The information जो होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करता है. There exists decentralization of decision making where participants is sought from the larger group. ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है और डिसीजन मेकिंग जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो होता है ना लार्जर ग्रुप से वो इन्वॉल्व होते हैं. दिस मॉडल फोकसेस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी. ये फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है. इट इंकरेजेस ग्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सो दैट ऑल इन दिस पार्ट. So this would be the first part of the unit 3, whereas we'll just continue from here this organizational effectiveness. Okay, hope so कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, इसके आगे के पार्ट को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक्स और भी क्लियरर होते चले जाएंगे. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट यूनिट्स. ठीक है, इन दिस कोर्स. और इस कोर्स के बाद MCOM से रिलेटेड और भी कोर्सेज के वीडियोस अपलोड करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. साथ ही अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए. बाकी शेयर कर दीजिएगा. अगर आपके कोई साथ में पढ़ने वाले हैं तो उनके साथ में भी शेयर कीजिएगा. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.